इट इज़ डे 26 ऑफ लिटरेरी टर्म्स। और आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कि टू यूज़ अनदर पर्सनस थॉट, किसी और पर्सन के थॉट को यूज़ करना राइटिंग एज वंस ओन, और अपने राइटिंग में क्या कहलाता है। किसी और पर्सन के थॉट को अपनी राइटिंग में यूज़ करना क्या कहलाता है। प्लेगियरिज्म, पैंथीज्म, स्लोगिज्म, पैरोडी। तो इसका आंसर है क्या, प्लेगियरिज्म। और प्लेगियरिज्म क्या होता है कि जो राइटर किसी दूसरे राइटर के वर्क को, उनके थॉट को अपने वर्क में जब सम्मिलित कर लेता है, तो इस तरह के राइटर प्लेगियरिस्ट कहलाते हैं। बड़े ही फेमस राइटर हैं विलियम शेक्सपियर, कौन नहीं जानता उनको। और उनको प्लेगियरिस्ट कहा है, उनको प्लेगियरिस्ट कहकर क्रिटिसाइज़ किया है। तो किसने उनको प्लेगियरिस्ट कहकर क्रिटिसाइज़ किया है। देखिए ये टर्म हमें बड़ा ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे विलियम शेक्सपियर का नाम आया है ना। तो रॉबर्ट ग्रीन करके यूनिवर्सिटी बिट्स रहे हैं, और उन्होंने विलियम शेक्सपियर को प्लेगियरिस्ट कहा है। उन्होंने विलियम शेक्सपियर को प्लेगियरिस्ट कहा है, और भी बहुत सारे तरीक़ों से उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है। उनमें से एक प्लेगियरिस्ट कहकर भी उनको क्रिटिसाइज़ किया है। तो ये टर्म प्लेगियरिज्म के नाम से जाना जाता है। प्लेगियरिज्म इज़ यूजिंग अनदर थॉट्स और राइटिंग एज ओन, वंस ओन, अपनी खुद की उनको बना लेते हैं विदाउट एक्नॉलेजमेंट, है ना, बिना उसकी एक्नॉलेज के, उसकी जानकारी के। ठीक है, नेक्स्ट है कि द चौसेरियन स्टेंजा। तो चौसेरियन स्टेंजा चौसर का स्टेंजा, ठीक है, चौसेरियन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है चौसर से आया है, तो चौसेरियन स्टेंजा। और राइम रॉयल कंप्राइजेस। तो चौसेरियन स्टेंजा की बात करें या राइम रॉयल की बात करें, तो ये कंप्राइज होता है, बनता है, कैसे बनता है, 7 लाइन से बनता है, या 8 लाइन से बनता है, 9 लाइन से बनता है, या फिर 4 लाइन से बनता है। तो देखिए यहाँ ये जो स्टेंजा है, स्टेंजा पर बेस्ड मैंने एक लेक्चर भी आपको प्रोवाइड कराया है, जिसमें बताया है कि जो लाइन है उनके स्टेंजा को मुख्य रूप से क्या है। जैसे 2 लाइन है तो उसे हम कपलेट कहते हैं, 4 लाइन का है तो उसे क्वार्टर, हम क्वार्टरिन कहते हैं, 8 लाइन का है तो ऑक्टेव, सेप्टेव, है ना, इस तरह से, सेस्टेट, इस तरह से जो नाम है स्टेंजाज के। ठीक है, उस पर भी आपको एक लेक्चर यहाँ मिल जाएगा। और यहाँ पर जो चौसेरियन स्टेंजा है या राइम रॉयल की बात करें, तो ये बना है 7 लाइन से। और वो जो 7 लाइन है, क्या राइम स्कीम उसकी रहा करती थी कि ए बी बी सी सी, ए बी बी सी सी, ए बी बी सी सी। और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखिए बड़ा ही अच्छा दिया हुआ है कि द चौसेरियन स्टेंजा कंसिस्ट ऑफ 7 लाइन। तो चौसेरियन स्टेंजा है, कंसिस्ट होता है, बनता है किससे, 7 लाइन से। मैं यहाँ पर थोड़ी सी ग्रामर मुझे दिखाई दे रही है, मैं एक पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। देखिए एक यहाँ लिखा है कंसिस्ट ऑफ, और दूसरा यहाँ लिखा है कंप्राइजेस। तो बस यही ग्रामर आपको दिखाना चाह रही हूँ। देखिए यहाँ पर कभी भी हम कंप्राइज का मतलब भी बनना होता है और कंसिस्ट ऑफ का भी मतलब बनना होता है ना। पर कंसिस्ट के साथ हम हमेशा प्रपोजिशन ऑफ का यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है कंप्राइजेज। कंप्राइजेज के साथ हम ऑफ यूज़ नहीं करते। माफ़ करना, थोड़ी ग्रामर मुझे यहाँ दिखाई दे गई। आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक को लेकर। The Chaucerian stanza consists of 7 line, also known as rhyme royal। तो ये जानी जाती है किस नाम से, राइम रॉयल के नाम से। चौसर यूज्ड इट फॉर सेवरल स्टोरी, और चौसर ने इसको यूज़ किया है बहुत सारी स्टोरीज़ लिखने में, जो कि उनकी एक फेमस स्टोरी कलेक्शन है द कैंटरबरी टेल्स। स्टेंजा ऑफ 8 लाइन, अगर 8 लाइन का स्टेंजा है, ऑक्टेव उसको हम कहेंगे, ऑक्टेव राइम उसे कहते हैं। 9 लाइन का है, स्पेंसेरियन स्टेंजा कहते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और स्पेंसेरियन स्टेंजा में ए बी 4, बी सी 8 और नोवा है सी। इसको याद रख ले राइम स्कीम को। और 4 लाइन का क्वार्टरेन कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है, अ सडन एंड रेडिकुलस डिसेंट। एक अचानक, और रेडिकुलस मतलब भद्दा, है ना, हास्यास्पद। डिसेंट क्या मतलब होता है, गिराव।
फ्रॉम द एग्जल्टेड, कहाँ से? एग्जल्टेड से, ऊंचाई से, किसी पोजिशन से, टू द कॉमन प्लेस, कहाँ पर? कॉमन प्लेस पर, ऑर्डिनरी प्लेस पर। स्पेशली, मुख्य रूप से, व्हेन अ राइटर, जब एक राइटर स्ट्राइविंग फॉर द नोबल और पैथेटिक, स्ट्राइविंग करता है मतलब कुछ वेदना को बाहर निकालने का काम करता है, स्ट्राइव करना, फॉर द नोबल और पैथेटिक, किसी दयनीय, किसी नोबल क्या कहते हैं कंडीशन को दिखाने का, अचीव्स द ल्यूडिकरस, और जब उसको उसे हास्यास्पद बना देता है, इज़ द बेस्ट एक्सप्रेस्ड बाय द टर्म, और ये जो टर्म है, ये सारी चीज़ें हैं, वो दिखाया जाता है, किस नाम से दिखाया जाता है? तो भाई ये आपने फिगर ऑफ स्पीच में पढ़ा होगा, है ना? क्या लिखा है? द कॉमिक रिलीफ, मेलोड्रामा, बाथोस और पैराडॉक्स। तो कॉमिक रिलीफ ये नहीं है, मेलोड्रामा भी नहीं है। हाँ, मेलोड्रामा जैसा लग रहा है, बहुत सारे लोग इसे मेलोड्रामा भी कह सकेंगे। पैराडॉक्स भी ये नहीं है, ये बाथोस है। बाथोस को हम एंटी क्लाइमैक्स कहते हैं। क्लाइमैक्स और एंटी क्लाइमैक्स दो ये टर्म है ना? और दोनों ही टर्म हमें अपनी बात को कहने का तरीका बताते हैं। इफेक्ट ऑफ एंटी क्लाइमैक्स क्रिएटेड बाय एन अनइंटेंशनल लैप्स इन मूड फ्रॉम द सबलाइम टू द ट्रिवियल और रेडिकुलस। ठीक है, तो जो बाथोस है, इफेक्ट है, प्रभाव डालता है किस पे? एंटी क्लाइमैक्स पर, और जो कि क्रिएट किया जाता है, और कैसे? अनइंटेंशनल, अपने आप, लैप्स ऑफ मूड, है ना? जो कि मूड है उसके लैप्स की वजह से, लैप्स इन मूड, और कहाँ से? सबलाइम से, एक तुच्छ ट्रिवियल से मैटर पर आ जाता है। ठीक है, दिस टर्म वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाय पोप इन हिज ऐसे पेरी बाथोस, है ना? तो वहीं से इसका नाम बाथोस आ गया। पब्लिश्ड होते हैं पोप के, अलेक्जेंडर पोप के वर्क इस तरह के 1727 में, टू डिस्क्राइब अम्यूजिंग फेल्ड अटेम्प्ट्स टू सब्लिमिटी और पाथोस, अपील टू इमोशन, हैंस ऑप्शन बी बाथोस इज करेक्ट। तो बाथोस में क्या होता है कि भाई किसी भी बात को अगर हम कह रहे हैं, तो जैसे कि किसी ने कहा कि भाई मेरी पत्नी खो गई, मेरा बच्चा खो गया और मेरा कुत्ता खो गया। ठीक है, अब किसी ने कहा है पत्नी खो गई, बच्चा खो गया और कुत्ता खो गया, तो ठीक है, बड़ी वैल्यू उसके लिए पत्नी की है, बच्चे की है और कुत्ते की कम है, तो उसने ये वाली बात कही। तो ये कहने का एक सही तरीका, और इसको हम क्लाइमैक्स कहेंगे। अगर इसी बात को उल्टा करके कहे, अरे मेरा कुत्ता खो गया, मेरा बच्चा खो गया, मेरी पत्नी खो गई, तो यहाँ पे देखिए कुत्ता उसने पहली बार, सबसे पहले जिक्र किया है, तो इसका मतलब ये दिखाता है कि वो कितनी उल्टी बात कह रहा है, कुत्ता और कहाँ पत्नी, है ना? तो किसकी अहमियत ज़्यादा है? तो इस तरह का जो पॉइंट है, ये फिर एंटी क्लाइमैक्स कहलाएगा, और इसमें बड़ी हंसी भी आएगी, है ना? चलिए नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा है कि लेट अस गो देन यू एंड आई, let us go then you and I, when the evening is spread out against the sky like a patient etherized upon a table, the above line has been written in unrhymed verse, blank verse, free verse, iambic meter। देखिए, अब यहाँ पे अनराइम्ड क्या हम कह सकते हैं? क्या राइमिंग मिल रही है? आई, स्काई, टेबल, इन दो लाइन में तो मिल रही है, तीसरा लाइन नहीं मिल रही, तो अनराइम्ड तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि राइम तो है, राइम तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। क्या ये ब्लैंक वर्स है या फ्री वर्स है? अब राइमिंग है तो ये फ्री वर्स नहीं है, राइमिंग है पर अच्छा, ब्लैंक वर्स में क्या होता है? ब्लैंक वर्स में राइम नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर ये फ्री वर्स है। क्यों फ्री वर्स है? क्योंकि यहाँ पे मीटर का ध्यान नहीं दिया हुआ। देखो, पहले में लेट अस गो 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड यहाँ दिए हुए हैं, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे है ना रिदम जो है वो नहीं मैच करती। ब्लैंक वर्स में क्या होता है? राइम मैच नहीं किया जाता, पर लय मैच किया जाता है, और ब्लैंक वर्स भी आयम्बिक मीटर में होती है। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर है फ्री वर्स। ये एक हमारा क्या है? फ्री वर्स है। पर इस फ्री वर्स तो ये है, आयम्बिक इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें 5-5 का होता है, यहाँ वर्ड ही 9 है, तो ये तो नहीं होगा। आयम्बिक पेंटामीटर 5 का होता है, उसमें 10 होते हैं। ठीक है, और ब्लैंक वर्स की हम बात करें
ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स में क्या अंतर है, ये हम बात करेंगे। एक बार इसे यहाँ देखते हैं। सब मैंने ये क्वेश्चन आपको डिस्कस भी कराया था। लिखा है कि ब्लैंक वर्स इज अनराइम्ड। अनराइम्ड वर्स मतलब इसमें राइमिंग नहीं होती, पीछे जो लय है ना, लय नहीं होती, ठीक है। तो ब्लैंक वर्स अनराइम्ड वर्स होता है। स्पेशली अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर होता है। तो मीटर तो है इसमें पर राइमिंग नहीं है, मीटर तो है पर राइमिंग नहीं है, ये वाली बात। मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन इंग्लिश ड्रामेटिक एपिक, ठीक है ये सारी बातें। मगर ब्लैंक वर्स क्या है, अनराइम है बट आयम्बिक मीटर है। अच्छा, अब फ्री वर्स क्या है। फ्री वर्स में क्या होगा, फ्री वर्स में राइमिंग भी नहीं है, मीटर भी नहीं है। पर ब्लैंक वर्स में राइमिंग नहीं है पर मीटर है, बस ये बात ध्यान रखें। तो ये ब्लैंक वर्स इसलिए नहीं होगा, चाहे बेशक यहाँ पे लय है पर ब्लैंक वर्स में तो लय नहीं होती, मीटर होता है। मीटर यहाँ हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो ये भी कट जाएगा, इसीलिए ये फ्री वर्स है। होप करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। और क्या लिखा है, द एबव लाइन हैव बीन रिटन इन फ्री वर्स, और दीज लाइन अकर कहाँ, टी.एस. इलियट्स का लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक है, वहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, इट इज़ इल्यूजन। व्हाट इज़ इल्यूजन, इज़ अनदर स्पेलिंग ऑफ इल्यूजन। हाँ देखो भाई, एक इल्यूजन वर्ड होता है और एक इल्यूजन होता है, दोनों ही आपको लिटरेरी टर्म्स में आपको देखने के लिए मिलता है, दोनों ही। तो व्हाट इज़ इल्यूजन, तो क्या ये अनदर स्पेलिंग है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। इज़ ग्रामेटिकल, नहीं कोई ग्रामेटिकल डिवाइस नहीं है, वही हमारी लिटरेरी डिवाइस है, ग्रामर की नहीं है, लिटरेचर की डिवाइस है। इन एन इनडायरेक्ट और पासिंग रेफरेंस टू एन इवेंट, पर्सन, प्लेस और आर्टिस्टिक वर्क। हाँ, आर्टिस्टिक वर्क की तो बात यहाँ करता है। और ड्रामेटिक डिवाइस, ड्रामेटिक डिवाइस नहीं है भाई, ड्रामेटिक डिवाइस ये नहीं है, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वह हमारा यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और इल्यूजन अ रेफरेंस टू अ फेमिलियर थिंग, पर्सन और इवेंट, often mythical, resulting in provision of farther meaning of compressed form। देखिए इल्यूजन और एल्यूजन में क्या है, ये एल्यूजन तो ये वाला है, हमें कोई माइथोलॉजिकल करेक्टर मिलता है। फॉर एग्जांपल हम अपने हिंदी के उदाहरण दें और आप समझ जाएंगे, और इस तरह से इंग्लिश में भी बहुत सारे। मैंने कहा नर्सिंग, तो देखो इन रियल देयर इज़ नो नर्सिंग, कोई भी आपको बॉडी ऐसी इस धरती पर प्रेजेंट नहीं है जिसका मुंह सिंह के जैसा, शेर के जैसा हो, और बॉडी जिसकी कैसी है, इंसानों के जैसे हो। बट देयर इज़ ऑल्सो अ स्टोरी, पर ये माइथोलॉजिकल करेक्टर हमें मिल रहा है, ये कहानियों में हमें ऐसा देखने के मिलता है, ये हमें हकीकत में देखने के लिए नहीं मिलता। उसी तरह से जलपरी को आधी मछली आधी ह्यूमन बॉडी है ना, तो ऐसा भी नहीं होता। बस ये सिर्फ कहानियाँ हैं, ये रेफरेंस हमें माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ जो हैं उनमें देखने के लिए मिलता है। जबकि इल्यूज़न क्या है, इल्यूज़न भ्रम को कहते हैं। इल्यूज़न जो है ये भ्रम है, ठीक है, जो वास्तव में प्रेजेंट नहीं है पर हम मान लेते हैं कि ऐसा है, प्रेजेंट है। तो इन दोनों में यही अंतर है, साफ सीधे वर्ड में मैंने आपको यहाँ बताया है। आगे चलते हैं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन लिखा है कि हु इज़ नोन द पोइट्स पोइट। कवियों का भी कवि, पोइट्स पोइट कौन कहलाता है, जॉन मिल्टन है, जॉन ड्राइडन है, एडमंड स्पेंसर है, या फिर टी.एस. इलियट है। तो सारे ही पोइट रहे हैं, है ना, पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर इज रेफर्ड टू एज द पोइट्स पोइट। ही वॉज एन इंग्लिश पोइट बेस्ट नोन फॉर द फेयरी क्वीन। उनका जो वर्क है फेयरी क्वीन, इसके लिए जाने जाते हैं। एन इपिक पोएम विद फैंटास्टिकल एलिगरी, है ना, एलिगरी सेलिब्रेटिंग द ट्यूडर डायनेस्टी एंड एलिजाबेथ फर्स्ट। तो ये ऐसे पर्सन हैं, इन्होंने इस टाइम पीरियड में ये रहे हैं और पोइट्स पोइट ये कहे जाते हैं। होप करती हूँ समझ में आया। आगे बढ़ते हैं तो हमें क्वेश्चन मिलता है कि व्हाट इज़ कैथारसिस। कैथारसिस क्या है, तो ये है ड्रामेटिक एक टर्म है। कैथारसिस हमें हेमार्सिया, परगेसन ये देखने को मिलते हैं। तो कैथारसिस क्या है, रिलेटिंग टू ट्रेजेडी। कैथारसिस नहीं, वो टर्म अलग हो गए जो अभी मैंने बात की, हेमार्सिया और ये कैथारसिस। देखिए आपने एक इस तरह का एक डायग्राम देखा होगा जिसमें एक ड्रामा जो है स्टार्टिंग होती है, एक्सपोनेंट, फिर उसका क्लाइमैक्स वो ऊपर चढ़ता है क्लाइमैक्स, फिर उसका पीक पॉइंट आता है, फिर डाउनफॉल आता है, और जब उसके बाद जो 6th पार्ट है वो उसमें 2 आपको देखने के लिए मिलते हैं। एक उसका क्या होता है, कैथारसिस होता है,
है ना। एक क्या होता है, कैथारसिस होता है एक पार्ट यहाँ पे, डिनोमा इसे हम कहते हैं, है ना, डिनोमा हम इसे कहते हैं। और इस डिनोमा के दो पार्ट होते हैं, एक तो है कैथारसिस और दूसरा हो जाता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन वहाँ होता है जब ड्रामा में क्या ट्रेजेडी होती है तो वो कॉमेडी होती है तो सॉल्यूशन हो जाता है, पर जब ट्रेजेडी होती है तो कैथारसिस हो जाता है। तो कैथारसिस जो है रिलेटेड टू ट्रेजेडी है। अगर सॉल्यूशन होता है तो रिलेटेड कॉमेडी हो जाती है, क्योंकि कॉमेडी में क्या होता है, एट लास्ट सब कुछ ठीक हो जाता है तो सॉल्यूशन मिल गया, है ना। तो कैथारसिस इज रिलेटेड टू ट्रेजेडी। कैथारसिस रेफर टू द इफेक्ट ऑफ ट्रेजेडी ऑन द ह्यूमन हार्ट, है ना। तो ये क्या है, ह्यूमन हार्ट पे ट्रेजेडी का जो प्रभाव पड़ता है उसको दिखाने का काम करता है। कोरस क्या है, तो कोरस क्या है, कोरस इज अ ब्रांड ऑफ राइटिंग इंक्स, इज अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन ड्रामा, ग्रुप ऑफ ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, ये सारे भी नहीं है, डीजे डांसर भी नहीं है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन ड्रामा, ये कोरस कहलाते हैं। ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन ड्रामा कोरस कहलाते हैं। तो कोरस इज अ ग्रुप ऑफ सिंगर इन ड्रामा। अमंग द एंशियंट ग्रीक द कोरस वॉज अ ग्रुप बियरिंग मास्क। तो जो एंशियंट ग्रीक वहाँ पे जो ड्रामा परफॉर्म किए जाते थे, वहाँ के जो परफॉर्मर्स जो सिंगर जो कोरस गाया करते थे तो वो मास्क पहन लिया करते थे। हु सैंग एन्चांटेड वर्सेस वाइल परफॉर्मिंग डांस लाइक मनोवर्स, है ना, इसे मनुवा कहते हैं, है ना। इसकी स्पेलिंग ऐसी है, बहुत पूछी जाती है, इसे इम्पोर्टेंट मार्क करें, है ना। MANOEUVRES, मनोवा। इसका मतलब होता है स्किल्स, है ना। यहाँ पे जो जो डांस है, डांस की ये बड़ी स्टेप्स जो है, स्टेप करने की यहाँ पे इनकी स्किल्स को दर्शाता है एट रिलीजियस फेस्टिवल्स, है ना। तो ये हमारा हो गया कोरस। गाने वाले जो पर्सन हैं उनको कोरस हम कहते हैं। और कोरस तो शेक्सपियर के नाटक हैं, आपने बहुत अगर पढ़े हैं तो सुना होगा। नेक्स्ट है कॉमिक रिलीफ। कॉमिक रिलीफ वही क्या होता है, तो द इंटरवल इन द प्ले और फिल्म, हिलेरियस कॉमेडी, अ शॉर्ट ह्यूमरस एपिसोड इंटरप्टिंग अ ट्रेजेडी, या इफेक्ट ऑफ कैथारसिस। तो हिलेरियस कॉमेडी भी नहीं है, ट्रेजेडी के अंदर कॉमिक रिलीफ होता है, कॉमेडी के अंदर कॉमिक रिलीफ नहीं होता। जब कॉमेडी तो पूरी कॉमेडी है, उसमें तो कोई ऐसा छोटा सा सीन डाल दिया जाएगा जिसमें कोई दुख दिखाया जाए, पर ऐसा कॉमेडी भी नहीं होता। इंटरवल भी नहीं है भाई, कैथारसिस की बात भी नहीं, क्योंकि ये भी ट्रेजेडी का भी हम पढ़ कर ही आए हैं। तो एक छोटा सा शॉर्ट ह्यूमरस एपिसोड है जो कि ट्रेजेडी को, दुख को इंटरप्ट करने के लिए आता है। अब देखो, हेमलेट है, ट्रेजेडी है, मगर हेमलेट का एक सीन आता है वहाँ पर जब वो क्या कहते हैं, वहाँ पे हेमलेट भी प्रेजेंट है और ओफेलिया की डेड बॉडी को वहाँ पे दफनाने के लिए आते हैं, तो एक कॉमिक सीन वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो आप सोचिए कि शेक्सपियर कितने महान नाटक हैं, जब हेमलेट की प्रेमिका को वहाँ पे उसको दफनाने के लिए आ रहे हैं और उस वक्त थोड़ी कॉमेडी हमें दिखाई देती है यहाँ पर, है ना। और भी बीच बीच में भी हमें दिखाई देती है, पर ये बड़ा कॉमिक सीन होता है ना। खैर, तो ये वाली बात है कॉमिक रिलीफ की। तो कॉमिक रिलीफ इम्प्लाइज अ शॉर्ट ह्यूमरस एपिसोड इंटरप्टिंग अ ट्रेजेडी और सीन इन अ सीरियस ट्रेजिक वर्क, स्पेशली इन ड्रामेटिक वर्क। तो भाई ये सारी चीज़ें आपको ड्रामा में बड़ी अच्छी तरह से मिल जाएंगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मॉरलिटी प्लेज क्या होते हैं। अब इस पर आपको एक वीडियो भी मिल जाएगी मेरे ही चैनल पर, बड़ी अच्छे से मैंने बताया कि मॉरलिटी प्लेज क्या होते हैं और मॉरलिटी प्लेज कब लिखे जाते थे। मॉरलिटी प्लेज वर तो प्रोड्यूस इन 15th और 16th सेंचुरी, 17th, 18th, 19th। तो 17 भी नहीं, 18 भी नहीं, 19। शेक्सपियर से पहले मॉरलिटी प्लेज हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो मॉरलिटी प्लेज वर प्रोड्यूस्ड इन 15th और 16th सेंचुरी। मॉरलिटी प्लेज वर ड्रामाटाइज्ड एलिगोरीज नैतिक शिक्षा, है ना, वैसी कहानियाँ जिनसे हमें शिक्षा मिलती है ना, तो वो एलिगोरीज उनको कहते हैं। ठीक है, ऑफ द लाइफ ऑफ मैन,
और ये इंसान की जो ज़िंदगी है उसको डिपिक्ट करने का, इमिटेशन करने का काम करती है। उसके टेम्पटेशन, सिनिंग पापों को, हिज क्वेस्ट फॉर सेल्वेशन एंड कन्फ्रंटेशन बाय डेथ। ठीक है, हिज बेस्ट नोन मॉरलिटी प्लेज इज द 15th सेंचुरी एवरीमैन। एवरीमैन बड़ा ही प्रसिद्ध है। मॉरलिटी और मिरेकल प्लेज लिखे जाते थे, और मैंने आपको बताया थी वही बिफोर एलिजाबेथन वहाँ पे ड्रामा है, उसमें आपको ये देखने के लिए मिलेगा। वहाँ पर जो पहले चर्चेज़ के अंदर हुआ करते थे, अब आप भी सोच लीजिए कि मंदिर के अंदर कोई अगर प्ले होगा तो वो क्या दिखाएगा, वो बात करेगा क्या सही है क्या गलत है ना। तो मॉरलिटी प्लेज और मिरेकल प्लेज इन सब की ही बात किया करते थे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम इसको एंड करते हैं अपना ये लेक्चर। होप करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू।